नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 21 सितंबर 2014 ईवीएस के पीवाईक्यू को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, या शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी, सबसे अधिक प्रभावी होगी, ये हमें बताना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। जब हम बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और बच्चे खुद खेल खेलेंगे तो वो शिक्षण युक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। बाद बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, ए में कह रहे हैं विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, इसमें टीचर एक्टिव है। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, याद करना, रटना पेडागोजी में निगेटिव माना जाता है। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमें सबसे सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। जब बच्चे खुद करके सीखेंगे, खुद खेल खेलेंगे, तो वो ज़्यादा प्रभावी शिक्षण युक्ति होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी, एक टीचर है, नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन, किस उद्देश्य के लिए सीखने के विभिन्न उपयोगों का प्रयोग कर रही है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, जो ऐसा सब कुछ वो शिक्षिका कर रही है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। वो अभिभावकों और शिक्षकों को संतुष्ट करना चाहती है, प्रभावित करना चाहती है, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, या अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, उसका क्या उद्देश्य है। तो देखो, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना ऐसा नहीं है, वो जो है बच्चों को भ्रमण पर ले जा रही है, यानी कि टीचिंग लर्निंग एड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रही है। तो इसकी मेन वजह, इसका मेन उद्देश्य है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता कहती है हर बच्चा विशिष्ट है। इसके लिए हर बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षण पद्धति प्रयोग की जाए, जिससे सभी बच्चे सीख पाएं, और वो टीचर ऐसा ही कर रही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाद बाकी सब रिलेट नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बिल्कुल, इससे बच्चे संवेदनशील बनेंगे वृक्ष संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है,
इसके बाद वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण यानी कि पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यानी कि जो हमारा डिजायरेबल एम है उसको प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। इन जो गतिविधियां दी गई हैं हमें 4, इनमें सबसे कम कौन सी प्रभावित होगी। तो ये तो सबसे ज्यादा प्रभावी है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष अपनाए। जब बच्चा वृक्ष लगाएगा, खुद अपनाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील उससे बनेगा। लेकिन सबसे कम है डी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब लकड़ियाँ कट गई हैं तो उससे बच्चे में संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि कैसे वृक्ष संरक्षण को जो है वृक्षों का संरक्षण किया जा सके, वनों का संरक्षण किया जा सके। तो डी ऑप्शन इससे सबसे कम रिलेट करता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सबसे कम रिलेट करता है और फोर्थ किस में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछती है। कोई आपकी विद्यार्थी है आंचल, वो ऐसे प्रश्न पूछती है जिनमें जांच पड़ताल और कल्पना शक्ति की जरूरत हो। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य यानी कि ऐसे प्रश्न करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है, ये हमें बताना है। संवेगात्मक कौशलों में सुधार करना है या चिंतन कौशलों में सुधार करना है या बोलने संबंधी कौशलों में या अवलोकन संबंधी कौशलों में। तो बोलने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, अवलोकन की भी कोई बात नहीं हो रही है, ना ही संवेगों की बात हो रही है। देखो, जो विद्यार्थी है आंचल, वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिनमें जांच पड़ताल और कल्पना शक्ति रिलेट करती है चिंतन शक्ति से, यानी कि वो अपने चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसका उद्देश्य चिंतन कौशलों में सुधार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, तैयार करती है। उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को, जो उसने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसको नहीं समझ पाए। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बच्चे टॉपिक को क्यों नहीं समझ पाए? इसकी मेन वजह क्या हो सकती है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, बच्चों के पास कम बुद्धि थी, या यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कॉन्सेप्ट अगर बच्चे सही से नहीं समझ पाए तो इसकी मेन कारण इसका क्या हो सकता है? तो शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर बच्चे में बुद्धि होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। समझो, अगर बच्चा किसी भी टॉपिक को नहीं सीख पाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की गलती नहीं है, तो इसकी मेन वजह जो कमजोरी है वो शिक्षक की होगी या शिक्षा पद्धति की होगी, यानी कि विद्यालय की होगी। अगर बच्चा फेल हो जाता है, किसी भी बात को नहीं समझ पाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो मेन वजह होगी कि जो शिक्षिका है शीला,
उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। बच्चा अगर ऐसे नहीं समझ पाया था तो उसके लिए कोई वो दूसरा तरीका अपनाती, बच्चा जरूर समझ पाएगा। यानी कि अगर बच्चा नहीं समझ पाया है अवधारणा को तो उसकी वजह है कि उसने पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 66। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? तो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, शिक्षार्थी खुद करके सीखे। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। देखो, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना नहीं, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, ऐसा भी इसका उद्देश्य नहीं है। विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ऐसा भी नहीं। इसमें ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है कि जब बच्चे को हम सीखने के अवसर देंगे, ठीक है, उसको अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खुद इंद्रियों के माध्यम से, रचना के माध्यम से, खोज के माध्यम से स्वयं सीख सकें। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। नेक्स्ट है 67। ईवीएस एक संक्षेपण, यानी कि ईवीएस जो आपका शॉर्ट में है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। अर्थ में प्रयुक्त होता है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल सोर्सेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल स्किल्स। ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसमें आपका इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, विज्ञान साइंस प्लस सोशल साइंस, 3 विषय जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें हमसे ईवीएस की सिंपल फुल फॉर्म पूछी गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 68। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के सापेक्ष हमें बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देखो, इसमें आपका आंसर जो दिया गया है वो तो गलत दिया गया है, क्योंकि अगर हम मैप को देखें, हमसे दिल्ली, ये आपका दिल्ली रहा, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति पूछी गई है। तो इसमें जो शिमला है वो तो उत्तर में है और मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वो दक्षिण में है। लेकिन इसका सही आंसर दिया गया है कि ये आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में। लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने में नहीं मिलता। इसका सही आंसर उत्तर और दक्षिण होना चाहिए। दिल्ली के सापेक्ष शिमला उत्तर में है और भोपाल दक्षिण में है। हालांकि इसमें जो आंसर माना गया है वो डी माना गया है कि दिल्ली के सापेक्ष शिमला उत्तर पूर्व में और भोपाल उत्तर पश्चिम में है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर पश्चिम में तो भोपाल है नहीं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम होता तब तो ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर बी ऑप्शन हम अपनी तरफ से इसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 69।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनियोजित करें, बिल्कुल यही उद्देश्य नहीं होगा। यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बाद बाकी भी देखते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, सही बात है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है, पॉजिटिव है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए, जो कि एक प्रमुख उद्देश्यों में से सबसे अच्छे उद्देश्यों में से एक है। हमसे पूछा गया था कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कड़े अनुशासन को सुनियोजित नहीं करना चाहिए, सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ सकें, अपने विचार रख सकें, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। देखो वैसे ही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के आ रहे हैं। ये मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अब आपको पता होना चाहिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां कब खाई जाती हैं, किस रोग की कमी में खाई जाती हैं, इनमें कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें आयरन पाया जाता है और आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनीमिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मरीज है वो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहा है, तो निश्चित ही उसको अनीमिया रोग हुआ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। कौन कौन से खाना पकाने के तरीके हैं? तो सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बेल कर खाना बनाया जाता है, पकाया नहीं जाता है। तल कर, भिगो कर, भून कर। भिगो कर खाना नहीं पकाया जाता है। सेक कर, तल कर, भून कर। बिल्कुल सही बात है, हम खाना सेक कर पका सकते हैं, तल कर पका सकते हैं, भून कर पका सकते हैं। लेकिन डी ऑप्शन में उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, तो गूंथ कर भी हम खाना नहीं पका सकते हैं। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका सी एक ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72, 72वां। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या राजस्थान में? कौन सा ऑप्शन सही है? तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती हैं, अपनी लंबाई से 30 गुना अंदर तक जाती हैं। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय लोग इसके तने में पाइप डालकर इसका पानी पीते हैं, ये भी साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, या ये भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है, या ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है, या ये जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन बताना है। तो आपको पता है ये नेपाल का भाग है, बाद बाकी सब कट गए। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि ये नेपाल का भाग है, इसको नेपाल में हम सागर माथा भी कहते हैं और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फिर तो सभी गलत हो गए। हाँ, इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, लेकिन हमें पता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर या 8850, लगभग 8850
50 मीटर है। तो अब हम इसको 8900 मीटर जो सही विकल्प के पास वाला विकल्प कह सकते हैं, लेकिन इसमें सही विकल्प एक भी नहीं है, ए ऑप्शन माना गया था। ठीक है, कि ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, और ऐसे में आपको ए ही लगाना चाहिए क्योंकि 8848 लगभग 52 मीटर कम, तो 8900 मीटर हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74। अब कांसे के संबंध में, ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? ब्रॉन्ज किस किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टिन का, तांबा और आयरन का, एल्यूमिनियम और टिन का, तांबा और जस्ते का। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज तांबा और टिन का मिश्रण है, ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे जो है तोप और मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? बाज, कबूतर, तोता, या चीलबाज गिद्ध, या फाख्ता कौवा मोर, या कौवा चील बुलबुल। कौन जो है हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं? तो इसमें सिंपल आपका बी ऑप्शन सही है, चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। इसी के साथ जो आपके शेर, चीता, बाघ होते हैं वो हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 76। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, या श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। अब देखो, टीचर है शालिनी, वो पोषण टॉपिक को पढ़ाना चाहती है, तो उसे ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करते हों। तो श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाएगी, इसमें भी टीचर एक्टिव है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देगी, लेकिन समझो सी में कह रहे हैं कि बच्चों से कहेगी कि वो अपने टिफिन बॉक्स खोलें। ठीक है, तो वो अपने आप से रिलेट करके टॉपिक को समझ पाएंगे, जो कि सबसे प्रभावी अधिगम होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चार्टों का प्रयोग ये भी कहीं ना कहीं इतना सही नहीं है जितना कि सी ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। ये किसमें शिक्षार्थियों की मदद करेगा? अगर पाठ को पढ़ाने के बाद कोई टीचर चिड़ियाघर में बच्चों को ले जाती है, जू में ले जाती है, ठीक है, भ्रमण के लिए, तो किस किस में मदद करेगा शिक्षार्थियों की? दैनिक समय सारणी की चर्या यानी कि जो समय सारणी है उसमें बदलाव करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, या कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना, या जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास करने में विद्यार्थियों की मदद करेगा। तो जब हमें इतना सही ऑप्शन मिल गया है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ेंगे, जब हमने जो क्लास में पढ़ाया है उसको बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाकर उनको भ्रमण में हम दिखाएंगे, तो क्लास वाली जो शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। जो उन्होंने क्लास में पढ़ा है कि शेर ऐसा होता है, बाघ ऐसा होता है, जब वो रियल लाइफ में देखेंगे तो वो अच्छी तरह से जो है उसको रिलेट कर पाएंगे, सीख पाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 78।
नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। ठीक है, एक बच्चा है, उसने अपने घर के बारे में बताया कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। घर की विशेषता दी गई है। अब ये गांव कहाँ पर होना चाहिए, ऐसे घर कहाँ पर बनते हैं? असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में? तो असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जमीन से लगभग 10-12 फीट मीटर ऊंचे बांसों पर लकड़ी के घर, ये असम के घरों की विशेषता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 79। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? रूपात्मक आकलन का कौन सा कार्य नहीं है, ये हमें बताना है। अब हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, या दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। कौन सा रूपात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये कहीं पर भी रूपात्मक आकलन से रिलेट नहीं करता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमसे नहीं पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। ठीक है, तो जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। इसमें जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को झटके से इधर उधर करती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पक्षी जो है अपनी गर्दन को ज़्यादा क्यों घुमाते हैं? तो इसका आंसर है कि उनकी पुतलियां नहीं घूमती। मनुष्य में क्या होता है, हमारी पुतली इधर उधर हो सकती है, इसीलिए हमें गर्दन कम घुमानी पड़ती है। पक्षी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी पुतली नहीं घूम सकती। इसके अलावा जो रात्रिचर पक्षी हैं वो किसी भी वस्तु को सफ़ेद और काली के रूप में ही देख सकते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 81। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि हमें बतानी है। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था वो लुई ब्रेल ने किया था, ये फ्रांस के थे, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 62। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? टैपियोका और नारियल किस जगह से संबंधित हैं? असम से, गोवा से, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसमें सिंपल आपका सी ऑप्शन सही है, केरल। टैपियोका केरल में ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा गोवा में जो होता है वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली, तली हुई मछली वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसमें आपका बी ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैपियोका सिंपल सा है, केरल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है 83। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, या
अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना या गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, किससे बच्चों में जिज्ञासा जागृत होगी। सबसे प्रभावी तरीका जिज्ञासा जागृत करने का कौन सा है? तो अधिक अगर उन्हें लिखित कार्य देंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, इससे भी बच्चों में जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। बच्चों में जिज्ञासा कब जागृत होगी? जब उनसे हम कल्पना परक प्रश्न पूछेंगे, जांच परक प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसमें चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो, तो उससे बच्चों में जिज्ञासा जागृत होगी। सबसे पहले बच्चों में रुचि जागृत करेंगे, उसके बाद ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। ठीक है, तो उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 84। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कि कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, या घर से बाहर अक्सर जाने से बचें, या अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, या आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। किससे आप पर्यावरण संरक्षण को अच्छी तरह से बचा पाएंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे सही है? तो देखो, स्कूटर से जो है, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तो रखनी पड़ेगी। घर से बाहर, जो सबसे सटीक आंसर है वो डी है, कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो हम व्यक्तिगत वाहन की जगह पर सार्वजनिक वाहन के थ्रू, सार्वजनिक जो है किसी भी वाहन के थ्रू हम जा सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। इसके बाद 85। रसीम को ये सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं, ठीक है, ये हमें चरण दिए गए हैं, इनका अनुपालन करें, जो कि क्रम में नहीं है। तो प्रश्न पत्र बनाते समय प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन करने जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होगा, यानी कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए सही क्रम कौन सा होगा, ये हमें क्रम दिए गए हैं। इनमें सही ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखो, सिंपल समझो कि सबसे लास्ट में हम प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, तो 3 तो सबसे लास्ट में आएगा, जो कि सभी में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, 2 आ गया सबसे पहले। इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, इसके बाद प्रश्नों को लिखेंगे, और सबसे लास्ट में संपादन करेंगे। 2 4 1 3, यानी कि पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 86। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ये हमें हाथियों से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतया लगभग 2 कुंटल होता है। सही बात है, लगभग 200 किलो होता है 3 महीने के शावक का वजन। बी में कह रहे हैं वयस्क हाथी का एक दिन में 2 कुंटल, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 कुंटल नहीं, 1 कुंटल, एक जो है 100 किलो तक खा सकता है कोई भी एक वयस्क हाथी एक दिन में। ठीक है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाथी लगभग 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। और डी में कह रहे हैं हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल ए वाला बिल्कुल सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतया लगभग 2 कुंटल होता है, 200 किलो होता है।
नेक्स्ट है 87। यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना या शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन कौशलों का विकास करना या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना या समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना ऐसा भी नहीं है, उनकी जानकारी का आकलन करना ऐसा भी नहीं है। बिजली स्रोतों के बारे में जो है शिक्षार्थियों का आकलन करना कि वो स्रोतों के बारे में कितना जानते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम बच्चों से पूछेंगे कि अगर एक महीने के लिए बिजली ना चली जाए तो बच्चे सोचेंगे कि जो हम काम करते हैं, हमारे घर में लाइट जलती हैं वो नहीं जलेंगी, टीवी देखते हैं वो हम नहीं देख पाएंगे, तो कैसा जीवन होगा। इससे क्या होगा, बच्चे में कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा, यानी कि कल्पना परक और चिंतन कौशलों का विकास करना इस क्वेश्चन का उद्देश्य हो सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 88। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी समय जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है और लीची में फूल इसी समय आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 89। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी अगर 2694 किलोमीटर है तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग कितनी है? अब ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, हमें जो ट्रेन के चलने का समय है वो दिया गया है 5:15 सुबह, और इसके बाद दूसरे नहीं तीसरे दिन देखो 16 को चली, इसके बाद 18 को पहुंची है 4:45 पर, तो 17 तक इसको 24 घंटे हो जाएंगे, 18 तक इसको 48 घंटे हो जाते अगर ये 5:15 पर ही आ पाती। समझो बात को, अगर 18 तारीख को ये 5:15 पर आ पाती सुबह तो इसको 48 घंटे हो जाते, लेकिन 4:45 से 5:15 तक का कितना समय है? 30 मिनट का। 30 मिनट पहले पहुंच गई तो 48 घंटे से हमें 30 मिनट कम करने होंगे, यानी कि 47 घंटा 30 मिनट इसको टाइम लगा। तो इसको हम 47.5 घंटा भी लिख सकते हैं, इतना टाइम हो गया, ठीक है। और हमें दूरी दी गई है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जो हमारी दूरी है 2649, ठीक है, 2649 ये हमारी दूरी है और समय है 47.5। जब हम इतने में 2649 में 47.5 का भाग देंगे तब हमारा आंसर आएगा 55.76 आंसर आएगा। अब देखो, इसमें आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 56 भी दिया गया है, 55 भी दिया गया है, तो 55.76 इसको जवाब सार्थक मान लेंगे। 76 को 56 के बराबर मानेंगे, ना कि 55 के, क्योंकि जो 0.76 है वो 1 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर 56 होगा, ना कि 55। एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन।
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही बात है, राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है तो इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी खेजड़ी के संबंध में बिल्कुल सही है। डी में कह रहे हैं फोर्थ में, ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ना ना ना, ये गलत बात कह दी, क्योंकि ये जो है रेगिस्तानी ओक के संबंध में सही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाद बाकी सब सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1, 2, 3। ठीक है, खेजड़ी के संबंध में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका ईवीएस का PYQ यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होता है। यहीं पर आपकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।